हेलो फ्रेंड्स, आपसे एक सवाल है। क्या आप भी टीवी देखते हो, मीडिया देखते हो, न्यूज़ चैनल्स देखते हो? कितने हवा मचा के रखते हैं ये सब। ऐसा बोलते हैं अगर इनका बस चले तो ये दूसरे दिन ही दुनिया में वर्ल्ड वार थर्ड शुरू करवा दे। वर्ल्ड वार थर्ड क्या, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलियंस टाइम तक ये वर्ल्ड वार करवा सकते हैं। ये अपनी टीआरपी के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं। देखो, इतना छोटा देश है इजराइल, आबादी कितनी है? 1 करोड़ आबादी है। ईरान की कितनी आबादी है? 10 करोड़ आबादी है। ये 11 करोड़ लोग आपस में लड़ रहे हैं। और फिर गाजा और फिलिस्तीन मिला जुला के पूरा मिला भी देना तो पूरा मिला जुला के 15 करोड़ आबादी होती है। और भारत की कितनी आबादी है? 145 करोड़। यानी 145 करोड़ कहाँ पे और कहाँ पे वो 15 करोड़ जो आपस में लड़ रहे हैं, कुछ है क्या? अभी सिर्फ भारत की बात हो रही है। उनके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे देश हैं और दुनिया की पूरी आबादी 700-800 करोड़ है। अब ये छोटे छोटे देश, 1 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश इजराइल फाइट कर रहा है तो दुनिया में हवा मच जा रहा है, जैसे कि वाह अब क्या हो गया भाई, अब तो पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है, वर्ल्ड वार थर्ड हो ही गया। आप समझो कि कितना बकवास करते हैं ये लोग। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। ये बस टीआरपी से मतलब होता है और इनको ये मतलब होता है कि कैसे भी ये लोग, और ये लोग तो यही चाहते ही हैं, मीडिया वाले या फिर वो लोग जो भी हवा मचाते हैं, जो पॉलिटिक्स लीडर्स या फिर कुछ पॉलिटिशियन, कुछ बिजनेसमैन्स, यही चाहते हैं कि वार होता रहे, उनको मज़ा आता रहे। वो ये लोग को इसको ऐसा इंटरटेनमेंट सोचते हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो हमें इंटरटेनमेंट मिलता है, तो उनके दिमाग में ये है कि हाँ वार हो रहा है तो ये हमारे लिए इंटरटेनमेंट है। इनकी सोच इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ईरान में अर्थक्वेक आया। ईरान की कैपिटल तेहरान के पास से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पे, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। तो ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक अर्थक्वेक नहीं था बल्कि एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट था, जो कि चुपके कर दिया। जैसे भारत ने पोखरण में किया था न्यूक्लियर टेस्ट, अमेरिका को पता नहीं लगा था, तो इसी तरीके से ईरान भी एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है और यूएसए को पता नहीं लगा है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने भी अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया था, तो जापान और साउथ कोरिया तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम को किसी को पता नहीं था। जब न्यूक्लियर टेस्ट हो गया वहाँ पे, तो बाद में धीरे धीरे बात लीक हुई कि हाँ, नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। तो क्या ईरान ने भी किया है? अभी उसने किया हो या ना किया हो, अगर किया होगा तो क्या होगा आगे फ्यूचर में? कुछ नहीं होगा। वो अपने जो मिसाइल से वो ले जाकर दाग देगा इजराइल पर, इजराइल का सफ़ा नाश हो जाएगा। और क्या होगा? यही हो सकता है ना। या फिर ऐसा हो सकता है अगर इजराइल की आर्मी आईडीएफ वहाँ की इंटरसेप्ट कर पाई अगर उस मिसाइल को, उस न्यूक्लियर मिसाइल को, तो हो सकता है वो बीच रास्ते में ही फट जाए। अगर बीच रास्ते में फटेगा तो बीच रास्ते में 2 कंट्रीज आती हैं, एक इराक आता है और एक जॉर्डन आता है। तो इन दोनों देशों के बीच ऊपर ही गिर सकता है ये न्यूक्लियर मिसाइल, तो यहाँ के लोगों की मृत्यु होगी, तबाही हो सकती है। या फिर अगर इजराइल ये कर सकता है, अगर वहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल अटैक आ गया ईरान से, तो उसकी न्यूक्लियर मिसाइल की डायरेक्शन ही बदल सकता है। अगर उसको पहले ही पता कर पाया कि हाँ न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है, और कर ही लेगा, आई थिंक कर ही लेगा। उनके पास टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम और बहुत ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो 100 किलोमीटर दूर तक के रेंज तक को क्या है, पूरे स्पेस से भी अगर कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसको भी ट्रैक कर लेगा। तो इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो वो पता तो कर ही लेगा, तो वो बच नहीं पाएगा। या तो 2 काम कर सकता है, या तो जो न्यूक्लियर मिसाइल अगर ईरान उस पर अटैक करता है तो इजराइल पूरा तबाह हो जाएगा, या फिर जो न्यूक्लियर मिसाइल आएगा उसको बीच रास्ते में फोड़ देगा इराक और जॉर्डन के आसमान के ऊपर, या फिर उस न्यूक्लियर मिसाइल का डायरेक्शन समुंदर की तरफ कर सकता है, या फिर उसका डायरेक्शन बदल के किसी और कंट्री की तरफ कर देगा। वो इतना कर सकता है, इतना ही कुछ हो सकता है। मिला जुला के इतनी बात साफ है कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल एक बार ईरान ने छोड़ी या फिर किसी और कंट्री ने भी छोड़ दी तो तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा, तबाही ही होगा। पर ये क्या हो सकता है? देखो, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ संभावना है, और ईरान ने न्यूक्लियर मिसाइल बना लिया है इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर बना भी लिए हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उस न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ेगा ही। और उसने छोड़ भी दिया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाएगी, पक्का बर्बाद हो जाएगी। अभी देखा आपने कि थोड़ा सा बस 200 मिसाइल अटैक किया था ईरान ने इजराइल पर, और सिर्फ 200 मिसाइल अटैक करने में ही पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई। भारत की इकोनॉमी, वैसे की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, सभी इकोनॉमीज जो है उनका जो शेयर प्राइस है, शेयर मार्केट है, वो नीचे डाउन हो गया 2-3%। पर डाउन हो गया क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ अरे भाई, वो इमोशंस में बह जाते हैं, वो फीलिंग्स में बहते हैं। जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, ठीक उसके 2 दिन बाद वो फिर मार्केट जो है अपना बैकअप कर लिया, यानी जहाँ से वो नीचे गिरा था वहीं पे वापस पहुँच गया। ठीक है,
तो इसलिए ये, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे वक्त के साथ पता चल गया कि ये लोग फुसकी बम हैं, ये लोग दीपावली मना रहे हैं, ये लोग असली वार कर ही नहीं रहे हैं और ये असली वार कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये करेंगे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। पिछले 1 साल में गाजा में, पूरे इजराइल में जितना भी वार हुआ है, इजराइल, गाजा और फ़िलिस्तीन में मिला जुला के अभी तक 44,000 लोग मारे गए हैं। तो 44,000 हमें बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, ये जाहिर सी बात है, परंतु अगर बहुत बड़े नंबर पे देखा जाए, अगर पूरे इजराइल की पॉपुलेशन को लेकर देखा जाए, इजराइल की पॉपुलेशन है 1 करोड़ यानी 100 लाख, अगर 100 लाख के बेस पे देखा जाए तो 44,000 कितना हुआ, 0.5%, यानी 0.5% लोग मरे हैं टोटल पॉपुलेशन में से भी। अगर हम गाजा का सिर्फ माने और इजराइल का पॉपुलेशन बेस लें एग्जाम्पल के लिए फिर तो 0.5% लोग मरे हैं। तो ये परसेंटेज के हिसाब से तो कम है, पर क्योंकि जाहिर सी बात है, पता है आपको कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये भले ही इसकी आबादी भारत के मुकाबले इतनी कम है, यानी भारत में अगर इतने लोग मरते हैं तो कुछ नहीं होता यार, ये तो चींटी के बराबर लोग मरते हैं अगर भारत की बात होती तो, क्योंकि भारत की आबादी आपको पता ही 145 करोड़, और 145 करोड़, हर 1 करोड़ में 100 लाख है और सिर्फ 45,000 लोग मरते हैं, तो भारत के लिए कितनी छोटी सी बात होती है। तो पर हाँ, जान की बहुत कीमत होती है, ये छोटी बात होती तो नहीं, भले ही आपको लगता ही है कि बहुत बड़े पॉपुलेशन लेवल के हिसाब से ये लगता है कि हाँ ये बहुत छोटा अमाउंट, पर ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि ये हमारे लोग होते जो मरते। और वही बात है, वहाँ पे भी भले ही लोग मर रहे हैं लेकिन उनकी जान बचाया जा सकता है, संभावना है बचाया जा सकता है अगर कोई मदद के लिए आए, और ये वार भी रुक सकता है। वैसे ये वार रुकना या ना रुकना वो तो उनके हाथ में है, क्योंकि कोई तीसरा हाथ जाकर वो कुछ नहीं कर सकता। एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरा अगर व्यक्ति जाएगा तो वो दोनों मिल के उसे मार देंगे। तो इन दोनों के लफड़े में सिर्फ शांति करा सकते हैं इनको, या फिर इनको हवा भी दे सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर अंदर घुसेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये रसिया और यूक्रेन का। यूक्रेन के लिए लड़ने कोई नहीं आया, लेकिन हथियार सभी ने दिया है, ले बेटा हथियार ले और लड़, तो इकोनॉमी पैसा ले, ये लड़, तो यानी खुद नहीं लड़ेंगे लेकिन सपोर्ट उसका ज़रूर कर देंगे, सामान दे करके, हथियार दे करके कि ले बेटा तू लड़। यानी एक तरीके से आप एक मुखौटा हो, आप एक कठपुतली हो जिसे चलाने वाले कोई और ही है। तो बिल्कुल इसे हम ऐसा ही समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इसको लेकर आप क्या सोचते हो कि इजराइल और ईरान के लेकर जो वार है और फ्यूचर में जो इनके अंदर डिप्लोमेसी होने वाली है, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे भारत का स्टैंड क्या रहेगा? और भारत ईरान से तेल खरीदता है, आपको पता है, और दुनिया में ईरान एक बहुत बड़ा तेल का भंडार है, वहाँ पे तेल बेचता है। तो ये भारत के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का जो तेल है वो भारत में आता रहे, और वो भी सस्ते दामों में, महंगे दामों में नहीं, वरना भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा इसका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।